गांव के लिए ऐसा क्या कर देना चाहती हैं कि आप रहें ना रहें उसके लिए याद रखा जाएगी गोमती दीदी ये करके गई थी हमारे। देखिए ये चर्चा है कि सीएम हाउस गोमती साय के साथ भेदभाव करता है। देखिए 40 साल राम पुकार सिंह जी विधायक रहे जी, उनके 40 साल के कार्यकाल को कम शब्दों में समझाना हो, कैसे समझाएंगे आप? एक खराब रोड का कवरेज किया था तो इस क्षेत्र से कोई लड़का मैसेज किया था कि भैया इधर भी एक रोड है, कौन सा रोड है खराब है ये बताइए, और वो क्या स्थिति में है अभी? देखिए 40 साल से कांग्रेसी लोग तो कुछ किए ही नहीं, वहाँ हम करने में लगे हुए हैं। और जो सरकारी हॉस्पिटल है ठीक उसके सामने एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, हालांकि चर्चा ये है कि वो हॉस्पिटल ही अवैध है, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट में मंगाया हूँ। को सुनती है क्या आप? आपके बातों से लग रहा है वो को काफी ऑब्जर्व करती है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपाक होए औरन को शीतल कराए आप शीतल होए, ऐसा 40 साल का क्षतिपूर्ति 5 साल में नहीं हो सकता है। वो क्षेत्र बड़ा बिहड़ है और जिसको भी हाथ लगाएंगे वो जर्जर है। मैं ट्राइबल बेल्ट में तो निश्चित है मेरे संज्ञान में अगर आया है तो निश्चित है इस विषय में हम संज्ञान जरूर लेंगे और तह तक जाने के बाद अगर दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगा। जहां जहां बड़ा बड़ा आप विश्वास नहीं करेंगे विष्णु देसाई जी के घर के पास, देखिए आदिवासियों के मजबूत के लिए हमारे जो ये निश्चित है कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हसदेव जंगल का भी और आपका तमनार जंगल का भी जो कटाव जो हो रहा है ये कांग्रेस गवर्नमेंट का ही योजना रचना था। कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट था महिला लोगों को कब का उनका अधिकार मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। 67 साल कांग्रेस का राज्य होने के बावजूद भी नहीं मिला। नमस्कार जोहार, मैं हूं अमित कुमार और आज हमारे मंच की शोभा बढ़ा रही हैं शिक्षा सेवा और नेतृत्व की त्रिवेणी परम आदरणीय श्रीमती गोमती साय जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गोमती साय जी छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव विधानसभा की लोकप्रिय विधायक है। इन्होंने जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण और अपने दृढ़ निश्चय की वजह से लोगों के बीच में एक अलग स्थान अर्जित किया है। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में इनका नेतृत्व क्षेत्र के विकास को नई दिशा प्रदान कर रहा है। पूर्व में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सांसद रह चुकी गोमती साय जी ने अपने राजनीतिक जीवन में सदैव ही जन कल्याण को सर्वोपरि रखा है। इनका व्यक्तित्व साहस और सादगी का अनुपम संगम है। मैम, जितना मैं आपको जान पाया हूं, एक सामान्य से परिवार की बेटी हैं आप और एक सामान्य से परिवार की बहू भी हैं। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था आपका? देखिए राजनीतिक बैकग्राउंड तो मेरा मैके बहुत ज्यादा नहीं था पर मेरा ससुराल जरूर था। कहे कि नंद कुमार साई जी मेरे ही घर में 75-76 का चुनाव यहीं से लड़के विधानसभा गए हैं। तो बैकग्राउंड तो जनसंघ से मेरा ससुराल परिवार तो था ही, पर अपना व्यक्तिगत अगर बोलूं तो उससे पहले राजनीतिक कोई बैकग्राउंड मेरे को जानकारी नहीं था और राजनीति में आने के बाद ही ये सब चीजें समझ में आया। और आगे जनता सेवा करने का बहुत बड़ा मंच है राजनीति और जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा जनता के लिए रहता है तो इससे अच्छा जगह मिल ही नहीं सकता है। और जनता ने विश्वास एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार जनता ने विश्वास किया है और जनता सेवा करने का जो अवसर मिला है ये बड़े सौभाग्य से मिला है। आपकी एक सहेली से मैं मिला था, उनका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। वो बता रहे थे पढ़ते समय आप काफी शांत स्वभाव की थी। एक शांत माहौल से निकल के और फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति को अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना का शुरुआत कैसे हुआ इस सफर का? देखिए शांत स्वभाव तो एक मतलब खास करके आदिवासी ट्राइबल लोग जो है बड़े शांत प्रवृत्ति के लोग तो रहते ही हैं। शांत का एक मिसाल रहते ही हैं और डीएनए तो वही है, खून तो वही है, ब्लड तो वही है। जो शांत रहना, बहुत जल्दी हाइपर नहीं होना, किसी से उलझना नहीं, ये हम लोगों का समाज का हम लोगों का वर्ग का ये जो प्रवृत्ति है ये है। और रही बात मेरा जीवन मतलब राजनीति में आने का, पहले तो मेरा हम लोगों का तो खास करके मतलब किसान परिवार से आते हैं हम लोग, मध्य वर्गीय किसान परिवार से, तो बैकग्राउंड तो हम लोगों का कृषि ही है। और कृषि पहले कृषि कार्य में भी बहुत रुचि था मेरा। 17-18 साल की उम्र से कृषि कार्य कर ही रहे हैं और आज तक भी कृषि में बड़ा लगाव है। लेकिन जब सब मतलब घूम के देखने से ऐसा लगता है कि मतलब जीव सेवा बहुत बड़ा मतलब पुण्य का विषय होता है। तो मतलब अचानक ऐसे ही 2005 में
जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री यहाँ से हमारे थे, तब एक बार ऐसा हुआ कि भाई अब आरक्षण के तहत से महिला आदिवासी निकल गया डीडीसी क्षेत्र 2005 में। बोले अब महिला लोगों को निकालना उस टाइम 2005 में बहुत ही कठिन काम हुआ करता था, लेकिन बोले कि आपको चुनाव लड़ना है कि नहीं। अगर मेरे परिवार चाहते हैं, मेरा हस्बैंड चाहते हैं कि चुनाव लड़ना है तो जरूर लड़ेंगे। और 2005 में हम जिला पंचायत जसपुर से क्षेत्र क्रमांक 13 से चुनाव लड़े और साथ में जनप्रतिनिधित्व भी का काम किया और साथ में संगठन का भी दायित्व मिला। युवा मोर्चा का महामंत्री जिला में उसका दायित्व मिला, तो साथ साथ दोनों का काम हम किए, तो लगातार कभी भी पीछे मोड़कर हम देखे ही नहीं। मैम, एक महिला के लिए राजनीति में किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, और तब जब आप आई थी उस समय तो और ज्यादा समस्या रहा होगा। देखिए, एक्चुअली मैं एक मतलब गृहिणी महिला, गांव की रहने वाली, अचानक राजनीति में आए तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है, लेकिन जब ट्रैक पकड़ने के बाद जनता के लिए किस तरह से आवाज उठाना है और किस विषय को आवाज उठाना है और अपने लोगों के लिए किस तरह से खड़े रहना है, ये मेरे को बहुत ज्यादा देरी नहीं लगा। और कुमार साहब, यहाँ नंद कुमार साई जी रहते थे, कुमार साहब रहते थे, तो विष्णुदेव साई जी को देख देख करके हम लोगों को बहुत ज्यादा सीखने में देरी नहीं लगा। और जैसे ही मतलब हाँ, ये चीज को, विषय को लेके चलना चाहिए, इसके लिए मतलब आवाज उठाना चाहिए, ये सब समझने में दिक्कत नहीं हुआ। जब सांसद बनी तो मोदी जी के नेतृत्व में जब काम करने का अवसर मिला, बड़ा बड़ा चुनौती समय में, कोविड काल सब में सांसद थी, तो किस तरह से काम किया जाता है ये बहुत ज्यादा समझने में देरी नहीं लगा। काहे कि बीडीसी डीडीसी चुनाव तो ऑलरेडी मैं लड़ ही चुकी थी, तो जनता का सेवा किस रूप से करना है, कैसे बढ़ के करना है, ये मेरे को समझने में बहुत दिक्कत नहीं हुआ। जो आज उसी ट्रैक को लेकर के आज आगे बढ़ रही हूँ मैं। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। तो उस इतना बड़ा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन पार्टी का जो एक सदस्य हूँ, तो निश्चित है उसी प्रारूप में चल रहे हैं आगे और आगे भी चलते रहेंगे। आपके घर का वातावरण और अगल बगल का माहौल देख के एक चीज तो मैं क्लियर कर सकता हूँ कि आप नेचर लवर, मतलब आपको ये प्रकृति से बड़ा प्रेम है। जिस तरह से अभी हसदेव के जंगल उजाड़े जा रहे हैं या जो वन कटाई हो रहा है, कितना तकलीफ देता है आपको? देखिए, वन्य पर्यावरण तो हम लोगों का जीवन का एक मूलाधार है, एक जनजाति भी होने के नाते और एक ग्रामीण होने के नाते भी और एक भारतीय संस्कृति होने के नाते भी। और रही बात हसदेव का, मैं सांसद थी। हसदेव जब जंगल कटाई हो रहा था तब कांग्रेस का सरकार था, तो बृजमोहन अग्रवाल जी के अगुवाई में ये जो अभियान चल रहा था कि भाई हसदेव जंगल को कटने से रोकना है। उनके ही नेतृत्व में हम लोग, मैं भी एक टीम का सदस्य थी, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई, लेकिन याद अच्छी ढंग से है, क्योंकि ये जो जहाँ भी जंगल का कटाई का जो विषय होता है, एक साल में प्रक्रिया नहीं हो जाता है कि एक साल में ये फाइल लगा और जंगल कटने का आदेश आ गया, ये कंपनी लगा, ऐसा विषय नहीं होता है। इसका प्रक्रिया लंबा होता है, 4 साल 5 साल का होता है। ये निश्चित है कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हसदेव जंगल का भी और आपका तमनार जंगल का भी जो कटाव जो हो रहा है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट का ही योजना रचना था। जो जिस भी कंपनी को मिला है उसी टाइम मिला हुआ था। हम लोग भी कई बार प्रयास किए कि भाई रुक जाए, लेकिन कोई भी चीज आगे बढ़ जाने के बाद बैक होना आसान नहीं है। जो आज जो लोग बोल रहे हैं कि गुमराह, कांग्रेस के लोग जो है गुमराह करने का जो काम करते हैं ना, हमेशा दोहरा चरित्र है कांग्रेसियों में। ये मतलब हमेशा ऐसे ही करते हैं, लोगों को मुद्दा से भटकाना, मामला से भटकाना कैसे है, तो कोई सीखे तो कांग्रेसी से सीखे। जो ये अच्छे ढंग से मेरे को याद है, क्योंकि मैं सांसद थी, करंट की सांसद थे, और उस टाइम हसदेव जंगल को हम लोग रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन भाई भूपेश बघेल जी का सरकार था और निश्चित है कांग्रेस सरकार ही, ये दोनों जगह का जंगल कटाई का आदेश इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। आगे बढ़ जाने के बाद बहुत कुछ करने का विषय रहता नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में आने के बाद महिलाओं को किस तरह का त्याग करना पड़ता है? देखिए,
आम महिला लोगों को, मैं भी आम ही हूँ, और दिक्कत तो होता है, बहुत सारी परेशानी, लेकिन आज जो है भारत देश जागरूक हो चुका है और महिला और पुरुष में बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं करते हैं आज के वर्तमान स्थिति में, कि महिला कर पाएगी या पुरुष कर पाएगा, पुरुष ही कर पाएगा, ऐसा विषय नहीं है। महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकती है। मैंने दोनों जगह को देखा है, मतलब महिला लोगों को नहीं निकलना उस टाइम को भी देखी हूँ, और आज जो महिला खुल करके आगे आकर के काम कर रहे हैं इस युग को भी देख ही रही हूँ। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि आज लोग जो है रूढ़िवादी सोच रखे हैं पहले जैसा, कि महिला लोगों को कम से कम आना चाहिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये तो हमारे जो पूर्व की जो कांग्रेस गवर्नमेंट था, महिला लोगों को कब का उनका अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। 67 साल कांग्रेस का राज्य होने के बावजूद भी नहीं मिला। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जो महिला लोगों का सही मायने में अधिकार मिला है, तो मोदी जी के आने के बाद आज 33% अगर महिला लोगों का आरक्षण बिल अगर पास हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मिला है। जो ये सब कब का पहले मिलना चाहिए था, और पहले मिलता तो निश्चित है इससे आगे महिला आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं और अपना अधिकार का उपयोग करते हैं, लेकिन नहीं मिला। लेकिन देर से ही सही, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व मिला है। अब महिला और पुरुष में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और महिला भी काम कर सकती हैं, जो पुरुष करता है उसको महिला भी कर सकती हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सरगुजा संभाग में तो आप लोग 50% है, लगभग 7 या 6 महिला विधायक जी, है ना। सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं जी, महिला उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष। महिला शोषण को, जो घरेलू हिंसा है महिलाओं के प्रति, इसको आप कैसे समझती हैं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए किस तरह की रणनीति अपना रही हैं आप? देखिए, पहले और आज मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, और एक महिला होने के नाते भी, और एक ट्राइबल महिला होने के नाते भी, मैं जिस तरह से मतलब महिला लोगों के साथ अत्याचार होता था, पहले तो 80% होता था, महिला बोल नहीं पाते थे, मैं मुंह खोलूं और मेरे को शायद छोड़ देंगे, इस टाइप का जो भाव मन में रहता था। आज महिला अपने लिए सक्षम है, लड़ रही हैं, और लगभग आज बहुत उस मापदंड में बहुत कम होते जा रहा है कि महिला अपना अधिकार को समझने लगा है, और महिला फाइटर बन करके आज अपना अधिकार का उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित है 15 साल 20 साल अगर पीछे को देखा जाए तो उसके अनुपात में आज महिलाएं अपना अधिकार का उपयोग कर रही हैं, और है कुछ % हैं, अभी भी हैं, लेकिन धीरे धीरे जागरूक जैसे जैसे जागरूकता बढ़ते जाएगा वैसे महिलाएं आगे निकलते जाएंगे। आपके लिए विकास के मायने क्या है? विकास का मायने मेरे मतलब यही है कि विकास से ही हम लोग जो बोलते हैं कि मतलब विकसित भारत, विकसित मतलब गांव, आत्मनिर्भर भारत, ये सपना अगर देखना है तो निश्चित है मतलब विकास कहीं ऊपर से तो आता नहीं है, विकास रोड से गुजर के जाती है। इसलिए जो प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था, विकसित भारत का जो नींव मतलब गांव-गांव तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो संरचना था, बस उसको लेकर के जो संरचना बना, और आज मोदी जी उसको मूल रूप देने में सक्षम हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। और विकास का मतलब यही है कि गांव का विकास ही देश का विकास है। एक सवाल छूट गया, महिलाओं को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति अपना रही हैं? यह सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए, महिलाएं पहले के अपेक्षा आज निश्चित है अवेयरनेस के द्वारा और मुद्रा लोन के द्वारा, लघु उद्योग के द्वारा आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और आज मैं जहां कहीं भी आप चले जाइएगा, जिस भी प्रोग्राम में, खाली मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, पॉलिटिकल कार्यक्रम हम लोगों का कई ऐसे होता है जहां महिलाओं का अगर संख्या देखा जाए तो पुरुष की अपेक्षा 2 गुना 4 गुना आगे रहता है। ये हर जगह आप देखेंगे कि महिलाओं की संख्या कैसा है, तो हर जगह ऐसा पाएंगे। वैसे ही महिला जो है अपना शक्ति को जो है पहचान रही है, ऐसा नहीं है नहीं पहचान रही है, और पहचान करके जो बढ़ चढ़ के किसी भी विषय में काम भाग लेते हैं, वही महिला सशक्त है। और वही देखने के लिए आज भारत देश को मिल रहा है
जो भारत देश में महिला का उत्थान बड़ा तेजी से हो रहा है, यही आत्मनिर्भर महिलाओं का है और यही है हम लोगों का कॉन्सेप्ट। अब तभी घर से निकलेंगे, तभी महिला अपना अधिकार को भी समझेंगे और अपना आत्मनिर्भर भी बनेंगे और सशक्त बनेंगे और अधिकार को भी समझेंगे। जब घर के अंदर ही रहेंगे तो घर का मेंढक मतलब कुआं का मेंढक क्या जाने बाहर की दुनिया में क्या है। तो अब महिलाएं बढ़ चढ़ कर के निकल रहे हैं, यही महिला लोगों का जागरूकता का है और सशक्त का प्रारूप है। मैं आपको एक बात जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उम्मीद है शायद आपके जानकारी में बात नहीं होगा। जसपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और फाइनेंस कंपनियां, हालांकि पूरे सरगुजा में स्थिति है, लेकिन जसपुर में थोड़ा ज्यादा है। ये महिलाओं को लोन देती हैं, उसके बाद वसूली के लिए ये बाउंसर रखे हुए हैं, वसूली भी करते हैं कैश। वसूली के बाद फिर पता चला किसी महिला का पैसा ले लिए है और उसका लोन अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है और किसी के नाम पर रीफाइनेंस कर लिए हैं, किसी का पैसा ऐसे खा गए हैं। यह कुल मिला के इस तरह के, मैं एक समाचार भी कवरेज किया था यहाँ का बगीचा क्षेत्र का, और महिलाओं का लगभग 90% तो अभी सॉल्व हो गया है, लेकिन 10% अभी बाकी है। इस स्थिति, जानकारी में तो नहीं होगा आपके, लेकिन इस स्थिति, ये स्थिति न बने या महिलाओं के साथ ऐसा ठगी ना हो, इसको लेकर कोई प्लान है आपके पास? हाँ देखिए, मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं तक, मेरे महिला बहनों तक आवाज जाए कि इस तरह का षड्यंत्र में फंसे ना, और फंस भी रहे हैं तो हम लोगों से संपर्क करें और हकीकत चीज क्या है उसको बताएं। तो निश्चित है हम लोगों के नॉलेज में, हम लोगों के जानकारी में होगा तो मदद जरूर करेंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि नौबत आना ही नहीं चाहिए और किसी के चंगुल में फंसना ही नहीं चाहिए। और बिल्कुल, लोग तो आज कल अनेक प्रकार की भांति भांति के लोग भी हैं, कई एनजीओ चल रहे हैं, कई अलग अलग संस्था चल रहा है जो वही काम कर रहे हैं। किसी भी मतलब एनजीओ के माध्यम से या किसी भी प्रकार का इस तरह का षड्यंत्र में किसी को फंसना ही नहीं चाहिए। फंसना नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन सीधे साधे लोग हैं, आपको नहीं लगता प्रशासनिक तौर पर एक इनका जांच होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, इस तरह की कंपनियां कैसे काम कर रही हैं? ये थोड़ा ये जरूर मेरे संज्ञान में अभी तक आया नहीं है, पहली बार आपके द्वारा पहुंचा है मेरे पास। जब भी अगर, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन तक मेरा आवाज को पहुंचाना चाहती हूँ कि जो कोई भी महिलाएं हमारे इस आसपास में ऐसा है पीड़ित, या प्रदेश में भी, तो एक बार संपर्क जरूर करें, उनके साथ हम खड़े हैं और निश्चित है उनको न्याय का अपेक्षा रहेगा और न्याय कराने का पूरा प्रयास रहेगा। आदिवासियों के लिए कोई विशेष प्लान है आपके पास, आदिवासियों को थोड़ा मजबूत करने के लिए? देखिए, आदिवासियों के मजबूत के लिए हमारे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था कि आदिवासी ट्राइबल कमीशन पहले था, ना आदिवासी ट्राइबल मिनिस्टर ही था। लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में आदिवासियों का उत्थान के लिए आज इतना बड़ा मंत्रालय है। ट्राइबल मिनिस्ट्री अपने आप में एक साम्राज्य है, उसमें स्वास्थ्य है, उसमें शिक्षा है, अन्य तमाम प्रकार का योजना है। उसमें आप पूरा जहां जहां हमारे ट्राइबल लोग हैं वहां वहां मतलब स्थापित कर सकते हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे मोदी जी आज से मतलब संचालन कर रहे हैं उसको। और ये आदिवासी उत्थान है, एकलव्य स्कूल हो गया आपका, मतलब ये बहुत बड़ा संस्था है जो ट्राइबल लोग का स्पेशली बना हुआ है। उसका उपयोग हमारे शिक्षा के द्वारा, हॉस्पिटल मतलब स्वास्थ्य के द्वारा, इंस्पेक्टर अधोसंरचना के द्वारा, आज जहां जहां बड़ा बड़ा, आप विश्वास नहीं करेंगे, विष्णु देसाई जी के घर के पास जो बड़ा ब्रिज है वो ट्राइबल मिनिस्ट्री से है, 275 से है। आप विश्वास नहीं करिएगा, आप लवा के पास ब्रिज बना है, ये 275 का है। जहां जहां ट्राइबल मिनिस्ट्री का यूज करना चाहिए, लेना चाहिए, चाहे अधोसंरचना का विषय हो, चाहे हॉस्पिटल स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री अपने आप में सक्षम है। तो मेरे को लगता है ये आदिवासी उत्थान के लिए बहुत बड़ा विषय है। लोग नहीं जानते हैं, विषय अलग हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक ढांचा अलग बन रखा है। इसको जहां भी आप जनमन योजना चल रहा है ट्राइबल के उत्थान के लिए, अब 2-3 योजना और चल रहा है जो केंद्र सरकार से संचालित है, जो राज्य सरकार भी उसको फॉलो कर रहा है। जनमन में पूरा सर्वे हो रहा है, अभी आदि ग्राम योजना है उसमें संचालित हो रहा है। ये ट्राइबल मतलब उत्थान के लिए ही है। तो इसका अधिकार का उपयोग हम लोगों को अधिक से अधिक करना है और करेंगे भी।
योजना बनना, लागू होना और लाभ मिलना, ये तीनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। अभी बगीचा क्षेत्र में जनमन योजना के तहत सड़क पास हो गया है, कार्य पूर्ण होने की तिथि भी 4 महीना पहले बीत गई है, काम 5% भी नहीं हुआ है। और हालांकि आपको उचित नहीं लगा तो मैं काट दूंगा, मैं विवादित वो चीज नहीं चाहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। वहां के आदिवासी जो काम किए हैं, ठेकेदार कुनकुरी के ही हैं, वो पैसा तक नहीं दिया उनको, 2 साल हो गया। जब बरसात आता है थोड़ा मोड़ा, मेरे को लगता है कि पैसा लोग निकाल के खा गए होंगे, और थोड़ा मोड़ा उसमें मुरम मुरम डाल के, और अभी तक वहां के आदिवासी जो है, हालांकि मैं समाचार भी चलाया था, लेकिन अभी तक प्रशासन कोई संज्ञान लिया नहीं है, इस पर कुछ करेंगे? देखिए, अभी ये मेरे पास आया है संज्ञान में, जरूर संज्ञान में लेंगे कि भाई जनमन योजना का जो कोई भी मतलब अधोसंरचना काम हो रही है ट्राइबल बेल्ट में, तो निश्चित है मेरे संज्ञान में अगर आया है तो निश्चित है इस विषय में हम संज्ञान जरूर लेंगे, और तह तक जाने के बाद अगर दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगा। भट्टी कोना बैगापारा रोड का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। जी जी जी, और मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा उसका डिटेल। जरूर जरूर। मैम, रोजगार क्षेत्र में, चूंकि आप सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए किस तरह की रणनीति अपना रही है, क्या योजना है आपके पास? देखिए, इसके लिए जो है रोजगार, अभी 5,000 शिक्षाकर्मी भर्ती निकला है। ये अभी मतलब मेरे पास कल ही आया था। कुछ मतलब वर्ग का छूट गया था, तो उसको शामिल करने के लिए आए थे मेरे को आवेदन देने के लिए। 5-5 हजार अगर आवेदन मतलब भर्ती प्रक्रिया के लिए अगर निकल रहा है ज्ञापन, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आज हमारे नौजवान बेटा बेटियां भी पढ़ करके जो बैठे हैं, जो जिसको मिलना चाहिए था, आज उसमें भाई अपना काम धाम मिल जाएगा। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से पूरा केंद्र उसके लिए एकदम प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार जब मतलब डॉक्टर रमन सिंह जी थे तो बड़ा अच्छा योजना चला। अब बीच में कांग्रेस का सरकार आया तो लगभग समाप्त हो गया। अब लाइन अप हो रहा है कि भाई स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो है जितने भी हमारे बेरोजगार हैं, और उसके माध्यम से उनको प्रशिक्षण पहले होता था, उसके बाद जो जो लाइन में प्रशिक्षण दिए रहते हैं वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भेजने का रहता है, होटल मैनेजमेंट का है या फिर गार्ड का है, ये मतलब वहाँ वहाँ भेजा जाता था, लेकिन बीच में रुक गया था। अभी उसको फिर से लाइन अप करने के का मतलब और बढ़ रहा है सरकार। उसके लिए भी योजना में हमारे काफी अच्छा मतलब ओपी चौधरी जी फाइनेंस मिनिस्टर, उसके लिए भी फाइनेंस रखा गया है और लाइन अप होगा। रही बात मतलब श्रम विभाग में भी कई ऐसे है, संगठित मजदूर है, असंगठित मजदूर है, इसके माध्यम से भी जानने की आवश्यकता है और उसका भी लाभ लिया जा सकता है। तो तमाम तरह की ऐसा है जो मतलब सरकार इसके लिए काम करने में लगी हुई है। एक बड़ा काम आप लोगों ने किया है, उसके लिए बहुत पहले तो बधाई भी दे दूं। ये जो रेलवे वाला है आप लोग का, रेलवे लाइन ला रहे हैं, किस तरह से लाभ होगा जसपुर को उसका? देखिए, रेलवे में निश्चित है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, विकास तो रोड से गुजर के जाते हैं। तो अगर ट्रेन रूट आएगा, ट्रेन चलने लगेगी, तो विकास तो ट्रेन के माध्यम से भी आएगी भी और जाएगी भी। तो ये बड़ा विषय है और ये कोई छोटा विषय नहीं है, बड़ा विषय, सही बात है, बहुत बड़ा विषय है। आज हमारे पार्ट में इतना टमाटर होता है, इतना मिर्चा होता है, इतना आलू होता है। आज मतलब पिकअप में उत्तर प्रदेश जाता है तो 3 थाना पड़ता है, थाना में रुक रुक कर बेचारे लोगों से वसूली किया जाता है। आज ट्रेन रूट अगर चलेगा तो भाई डायरेक्ट ट्रेन में लाद करके उत्तर प्रदेश जाएगा, झारखंड जाएगा, जहां भी सब्जी जाना है, जहां भी मक्का जाना है, जाएगा। ये विकास खाली ऊपर से तो आता नहीं है, विकास ट्रेन रूट से जाएगी, आएगी भी और जाएगी भी, और रोड से गुजर के जाती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और लोग, मैं तो कभी कभी अपने आप को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत टापू में है टाइप का लगता है जसपुर का, है कि ट्रेन रूट में हम लोग का जसपुर नहीं आने के कारण बहुत सारा विसंगति का सामना भी करना पड़ता है। तो हम लोग कई बार भुक्तभोगी भी हुए हैं। जो आज ट्रेन चलने लगेगी तो सारा विषय को जानने लगेंगे यहाँ के लोग। जसपुर बड़ा सुंदर है, मेरे शब्दों में मेरा पहला प्रेम जसपुर है, क्योंकि मैं जसपुर के नदी नाला पहाड़ पेड़ कंकड़ पत्थर सबसे मेरे को प्रेम है। इतना खूबसूरत जसपुर है। वैसे सरगुजा संभाग खूबसूरत है,
पर्यटन के क्षेत्र में कुछ प्लानिंग है आपके पास, उसके माध्यम से रोजगार बढ़ाने का? बिल्कुल बिल्कुल, उसके माध्यम से रोजगार बढ़ेगा और सीएम साहब बार बार उसके लिए प्लानिंग कर ही रहे हैं और ये कर भी रहे हैं। कई जगह पे मतलब उसको उतारा भी जा रहा है, जैसे मधेसर मयाली है, इसको पर्यटन में लगभग 100% हो ही गया है काम, होना अभी शुरुआत होना बाकी है, बाकी चीजें हो गया है। जसपुर को भी पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ाने का विषय चल रहा है, बात भी हो रहा है, होगा भी। और पत्थलगांव तो है ही है, सारा तीनों विधानसभा क्षेत्र को पर्यटन के दृष्टि से और पूरा सरगुजा संभाग को, जसपुर ही क्यों, तो इस तरह का योजना रचना बन रहा है। कोई भी काम करने का एक समय होता है और कई ऐसे शासकीय प्रक्रिया भी होता है, तो गुजर के आने में थोड़ा टाइम लगता है, पर होगा। अपने विधानसभा क्षेत्र में, और विधानसभा क्यों, आप तो सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, किस तरह की विकास कार्यों को आप अभी प्राथमिकता दे रही हैं और क्या क्या योजनाएं अभी आप लेके आई हैं, क्या क्या पास करवाई हैं, उसका थोड़ा जानकारी देंगे आप? देखिए, जिस विधानसभा से मैं जीत के आई हूँ वो विधानसभा अगला कांग्रेस का विधायक 40 साल से रहे, और मैं जब क्षेत्र भ्रमण में मैं जाती हूँ तो बाकी चीज मन में कैसे आएगा, जो मूलभूत आवश्यकता है जैसे बिजली, पानी, रोड, यही चीज उस विधानसभा में नहीं है। आज जहां भी जाइएगा स्कूल का बिल्डिंग जर्जर है, एक भी स्कूल बैठने लायक की स्थिति में नहीं है। जहां भी जाइएगा गैडगरी में चल रहे हैं, बिजली का तार ऐसा है कि सर के ऊपर से गुजर रहा है, जब कभी भी वहां मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो बिजली में तार में छुआएगा। तो ये सारा चीज पहले मैं अपने क्षेत्र के लिए कहूंगी कि बिजली, पानी, रोड हो जाए, उसके लिए बाद में विचार किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। अभी तो ये 40 साल का क्षतिपूर्ति 5 साल में नहीं हो सकता है। वो क्षेत्र बड़ा बिहड़ है और जिसको भी हाथ लगाएंगे वो जर्जर है। मैं चाहती हूँ कि मूलभूत आवश्यकता जनता तक पहले पहुंच जाए, उसके लिए बड़ा बड़ा कोई चीज को हम बाद में सोचेंगे। मतलब पत्थलगांव का जो स्थिति है आपके हिसाब से बहुत खराब है और अभी उसमें काफी समय लगेगा। आपकी राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, जब मैं कहीं जाता हूं तो आसपास के लोगों से पूछता हूं जिनके बारे में चर्चा करना, आपके बारे में लोग जब भी वहां कर चर्चा किया, अच्छा हमारे गांव में थी दीदी, तो वो हमारे वाला जो एक प्रेम है ना, मतलब लोग, ठीक है सम्मान अलग चीज है, लेकिन जब बात करते हैं तो उनके बात में एक अलग अपनापन दिखता है। क्या टेक्निक है आपका, ये तकनीक बता दीजिए एक बार तो आप। ये मेरे परिवार से मिला है जी, सहज सरल प्रेम से बात करना, ये मेरे परिवार से मिला है जी। क्योंकि हम अंतिम सत्य को जानते हैं जी। कि अंतिम में वही है, एक दिन दुनिया को छोड़ के जाना है। तो दुनिया को छोड़ के जाना है, उससे पहले हम क्यों किसी से दुश्मनी लें, या क्यों मतलब कभी कभी मैं कबीरदास का बड़ा अच्छा दोहा मेरे को अच्छा लगता है, रहीमन का भी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल कराए आपहु शीतल होए। ऐसा बाणी का उपयोग करना चाहिए जो दूसरों को भी अच्छा लगे, अपने आप को भी अच्छा लगे, ऐसा बाणी बोलना चाहिए। चलिए, इस पर मैं भी आपको एक कविता सुनाता हूँ जयशंकर प्रसाद जी की, बड़ी प्यारी सी कविता है। नारी क्या कहती हो, ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास, रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आखिरी बंद है कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। मतलब एक महिला जो है वो अपने जो उनके सपने हैं या जो अरमान है उसको ना लास्ट में रोध होके किनारे कर देती है बाकी की खुशियों के लिए। राजनीतिक जीवन में और ये व्यापक हो जाता है। आपके जीवन में ऐसा कोई घटनाक्रम है जब? देखिए, राजनीतिक जीवन में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी कई बार लोगों के मतलब उसमें आता है, सुख भी है दुख भी है। सिक्के के दो सुख और दुख दो पहलू हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। मतलब पूर्वार्ध में सुख है तो उत्तरार्ध में कष्ट है, उत्तरार्ध में कष्ट है तो पूर्वार्ध में सुख है। ये सुख दुख दो साथी है, इसके भाग के, इसको जो है भाग के जाएंगे कहाँ, इसलिए हमेशा उसको जो है जीवन जीने का एक आसान तरीका हो कि बड़ा सहज रूप से सुख को भी अपना लो और बड़ा सहज रूप से दुख को भी अपना लो, तो जीवन जीने का जो तरीका है वो सरल हो जाता है। ओशो को सुनती है क्या आप? आपके बातों से लग रहा है ओशो को काफी ऑब्जर्व करती है। नहीं, ओशो को मैं नहीं सुनती हूँ, पर मैं जीवन का जो मूल आधार है उसको समझती हूँ।
अपने शब्दों में? अपने शब्दों में। एक सवाल है, थोड़ा विवादित लग सकता है आपको, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं एडिट कर दूंगा। क्षेत्र में यह चर्चा है कि सीएम हाउस गोमती साय के साथ भेदभाव करता है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से हर कोई आदमी नहीं जानता है। विष्णु देसाई जी और मेरे बीच में ऐसा कभी था, ना है, ना आगे रहेगा। हम लोग हमेशा, मैं संगठन के रूप में भी काम की हूँ इस क्षेत्र में, सांसद थे वो, मिनिस्टर थे, जितना मेरे को सपोर्ट किए हैं उतना किसी को सपोर्ट नहीं किए हैं जनप्रतिनिधि में से। लोग भांति भांति ये लोग बोलते हैं लोग कि उनके बीच में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं गलत साबित करती हूँ उसको। विष्णु देसाई जी आज भी सम्मान देने में कोई कमी नहीं करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, उनके मतलब अलग अलग लोग होंगे जो कई प्रकार का बातें बनाते होंगे, पर आपको लगता है कि मेरे क्षेत्र में आज इतना घोषणा किए हैं, हॉस्पिटल है आज, मतलब करोड़ों का सौगात जो दिए हैं, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो देते क्या? मेरा अपना कुछ नहीं है, हम जो पब्लिक का बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना नहीं कुछ नहीं देते, होता है। लेकिन आज इतना घोषणा कर रहे हैं। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोदबा में दे दिए, आज तीनों रोड पत्थलगांव को गौरव पथ को दे दिए हैं। अब सब डीपीआर बन के लगा हुआ है, लेकिन घोषणा किए हैं। और लगभग पत्थलगांव रेस्ट हाउस हो गया, जो जो चीजें चाहिए था जहां जहां, वो लगभग हो गया है। और मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में जितना रोड हुआ है सैंक्शन, उतना जसपुर जिला के तीनों विधानसभा में अगर काउंट करिएगा तो मेरे विधानसभा में ज्यादा निकलेगा। तो किस आधार पे बोलेंगे कि मतलब भेदभाव है? मतलब ये स्पष्ट है कि भेदभाव की कहानी मनगढ़ंत है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना जरूर। मैम एक दिन मैं पत्थलगांव में रुका था, 2-3 दिन पहले घटना है। ट्रैफिक जाम की समस्या काफी ज्यादा है, उसके कई कारण हैं, लेकिन एक मैं हॉस्पिटल के पास रुका था, जो सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक उसके सामने एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। हालांकि चर्चा ये है कि वो हॉस्पिटल ही अवैध है, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट में मंगाया हूं, मिल जाए तब वो अवैध है कि वैध है बात करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि अस्पताल से लेकर रोड तक बाउंड्री लगा दिया है, वो कई जगह अपना क्या कहते हैं उसको, पोस्टर वोस्टर जो लगाते हैं उसको गाड़ दिए हैं, बड़ा सा जनरेटर रख दिए। अब जनरेटर चलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे लोगों को परेशानी हो रहा है। आप ध्यान दिए कभी, उधर ध्यान गया है आपका? हाँ, देखिए, जो आप जो बोल रहे हैं जरूर। और एक चीज और मैं बता दे रही हूँ, अभी तीनों रोड बनने का है, अभी सरकार के टेबल में लगा हुआ है। जब रोड बन करके तैयार हो जाएगा तो ट्रैफिक वैसे ही खत्म हो जाएगा, डिवाइडर रोड बनेगा। रही बात रोड का, ट्रैफिक का, आज 40 साल से कांग्रेसी लोग तो कुछ किए ही नहीं हुआ, हम करने में लगे हुए हैं। और जो मेरा बेस्ट से बेस्ट है, मैं एकदम पूरा ताकत लगा रही हूँ। बाईपास रोड भी लगभग सैंक्शन तो हो ही गया है, पास टेंडर भी हो गया है, मेरे को भूमि पूजन करना है, लेकिन इस बरसात के बाद भूमि पूजन करेंगे। बाईपास भी बनेगा, एनएच का है। और रही बात शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा। और उसके बाद बनने के बाद कोई भी मतलब पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जब तक नहीं बनता है तब तक तो कष्ट उठाना पड़ेगा। जब बन करके तैयार हो जाएगा तो वो अच्छा लगेगा और अच्छा ये सारा समस्या का समाधान भी होगा। और हॉस्पिटल का रही बात, एक बार आप भी दिखवा लीजिए, एक बार मैं भी दिखवा लेती नहीं, वहां पे ना तत्काल में जनरेटर हटना जरूरी है, क्योंकि उससे जो वो हवा निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, वो बड़ा तकलीफ दे रहा है। जरूर 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 हम बात करेंगे उसके विषय में भी कि भाई किनारे लग जाए और अपना सिस्टम को चालू रखें और लोगों को परेशानी ही ना हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। मैम, आपके क्षेत्र में कोई रोड है, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं एक्चुअल एक खराब रोड का कवरेज किया था, तो इस क्षेत्र से कोई लड़का मैसेज किया था कि भैया इधर भी एक रोड है, कौन सा रोड है खराब है ये बताइए, और वो क्या स्थिति में है अभी? देखिए, आप कौन सा रोड में आए मेरे को नहीं पता है। मैं तो कांसाबेल से तो कांसाबेल में है, तो अच्छा रोड में आए हैं आप। और जो लुड़े से लेकर के तबकरा तक का रोड है जो खराब है रोड, तो अभी आप के नॉलेज में ये भी डाल दे रही हूँ। और एक कोदबा से लेकर के बागबहार से लेकर के कोदबा रोड है, ये दोनों रोड खराब है, अभी बहुत ही खराब है। लेकिन अभी इसका सीआरएफ फंड से टेंडर खुल गया है, जैसे बरसात समाप्त होगा वैसे रोड बनना शुरू हो जाएगा। मतलब काम सैंक्शन हो गया है इसका? वो टेंडर भी खुल गया। टेंडर भी खुल गया। 40 साल राम पुकार सिंह जी विधायक रहे जी। उनके 40 साल के कार्यकाल को कम शब्दों में समझाना हो, कैसे समझाएंगे आप? देखिए,
जो जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बिजली, पानी, रोड मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो 40 साल में नहीं हुआ। अब हम लगे हैं, हमारे पास 5 साल कहने के लिए जरूर रहता है, लेकिन कई काम हम बीच में आते रहते हैं। 1825 दिन मतलब जब से हम लोग शपथ लेते हैं तब से होता है, लेकिन मैं एक एक दिन का सदुपयोग कर रही हूँ कि उस क्षेत्र में 40 साल का क्षतिपूर्ति 5 साल में हम कर पाए। ये आसान भी नहीं है, लेकिन जितना अधिक से अधिक हो सके हम कर लें, ये मेरा प्रयास है। 1825 दिन भी गिन के रखे हैं आप, उस हिसाब से फिर उनका 72,425 73,000 दिन हो गया उनका, है ना। 73,000 दिन में कुछ नहीं कर पाए। चलिए एक बात बताइए, आपने बीच में बड़ा ऐसा कहा कि हम कल रहें ना रहें, आप पत्थल गांव के लिए ऐसा क्या कर देना चाहती हैं कि आप रहें ना रहें उसके लिए याद रखा जाएगी गोमती दीदी ये करके गई थी हमारे। हाँ देखिए, पत्थल गांव के लिए मैं फिर जाऊंगी उसी बात में। आपका रोड सही नहीं है, आपके पास बिजली नहीं पहुंचा है, आपके लिए अच्छे पढ़ने के लिए स्कूल भवन नहीं है, और आपके लिए जो रेंगने के लिए गैडगरी है, रोड नहीं है, तो आप बड़ा बड़ा चीजें ला करके क्या करेंगे। आप गांव में आज एक एक गांव ऐसा है पत्थल गांव विधानसभा में, घुस जाएंगे बरसात के दिन में तो निकलना मुश्किल होगा, और निकल गए हैं तो घुसना मुश्किल हो गया है। पहले मैं उसी चीज को बोल रही हूँ कि मूलभूत आवश्यकताएं पहले जनता के पास पहुंच जाए, तो उसके बाद में तो बड़ा बड़ा स्टेडियम लाएंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा काम लाएंगे। भाई वैसे ही पत्थल गांव इकोनॉमिक मतलब विधानसभा है पत्थल गांव। आज राइस मिल बहुत अच्छा है, वहाँ कोल्ड स्टोर बहुत अच्छा है, व्यक्तिगत है, सरकारी नहीं है, पर उद्योगपति लोग हैं वहाँ। पर जो शासन का योजना है वो अच्छे ढंग से पहुंच जाए, उसके लिए बड़ा बड़ा चीज करेंगे कि लोग याद रखेगा कि गोमती साय कभी विधायक बनी थी तो गांव गांव तक रोड को जोड़ने का काम करी है, पानी को पहुंचाने का काम करी है, बिजली का पहुंचाने का काम करी है। जो जर्जर बिजली था ये कम से कम याद रखें लोग, ये मैं काम करना चाहती हूँ। मतलब 40 साल में अगर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई है तो ये गंभीर चुनौती तो है। आप सुन रहे थे सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और पत्थल गांव के लोकप्रिय विधायक गोमती साय जी को। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू अमित जी।